हेलो दोस्तों, मैं राकेश कुमार मौर्य आपके सामने मैं जलवायु विज्ञान क्लाइमेटोलॉजी पार्ट 5 में आपके सामने लाया हूँ। जिसमें हमने 20 बेहतरीन प्रश्नों को सम्मिलित किया है जो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, किस विद्वान ने वायुमंडलीय तूफानों की उत्पत्ति, विकास एवं भ्रमण का विधिवत विवरण 1841 में प्रस्तुत की? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन ए है डुक्रेस्ट, ऑप्शन बी है एसपी, और ऑप्शन सी है जेई हाप्स, और ऑप्शन डी है एम बेट्स। तो दोस्तों आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी एसपी। एसपी ने वायुमंडलीय तूफानों की उत्पत्ति, विकास एवं भ्रमण का विधिवत अध्ययन किया था, वितरण दिया था, वो 1841 में दिया था। ठीक दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरा प्रश्न देखते हैं। क्योंकि आयोग द्वारा जो आपका यूजीसी नेट है, चाहे यूजीसी है, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर, चाहे सभी राज्यों के हैं, वो इसी तरह के प्रश्नों का चयन अधिकतर कर रहे हैं, देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो उसी के आधार पर हमने ऐसे प्रश्नों का भी चयन किया है जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, अगला देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, क्लाइमेट चेंजेज नामक पुस्तक किस विद्वान का है? ऑप्शन ए है ई हटिंगटन एवं एस विसर, ऑप्शन बी है वी कोनार्ड एवं एल डब्ल्यू पोलक, ऑप्शन सी है आर जी बारी एवं आर जे चोरले, और ऑप्शन डी है जे ई ओलिवर एवं आर डब्ल्यू फेयर ब्रिज। तो दोस्तों आपने इस प्रश्न के उत्तर के चयन कर लिया होगा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए ई हटिंगटन एवं एस विसर ने यह पुस्तक लिखा था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। जीवमंडल पृथ्वी के आंतरिक भाग से कुछ ऊर्जा, जिसको भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है, प्राप्त करती है, जो पृथ्वी की समस्त ऊर्जा बजट का कितना प्रतिशत होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। हो सकता है आप ये प्रश्न पहली बार देख रहे होंगे। ठीक है, आपने देखा जरूर होगा कि सूर्य का कितना जीवमंडल ऊर्जा प्राप्त करता है, तो लगभग 1% होता है, मगर यह कितना प्रतिशत प्राप्त करता है भूतापीय ऊर्जा का जैवमंडल, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है 0.01%, ऑप्शन बी है 0.02%, ऑप्शन सी है 0.03%, और ऑप्शन डी है 0.04%। तो दोस्तों आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी 0.02%। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, दृश्य प्रकाश किरण सूर्य से विकीर्ण कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग का प्रतिनिधित्व करती है, जिसको विजुअल रेज कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए है 30%, ऑप्शन बी है 35%, ऑप्शन सी है 41%, और ऑप्शन डी है 51%। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी 41% का प्रतिनिधित्व करती है दृश्य प्रकाश किरण। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। पांचवा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पांचवा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्न से किस हवा को उसकी तीव्र गति के कारण गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखती साठा के नाम से जाना जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये विभिन्न एग्जामों में पूछा भी जा चुका है दोस्तों। ऑप्शन है उत्तरी गोलार्ध में पछुआ हवाएं, ऑप्शन बी है उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक हवाएं, ऑप्शन सी है दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ हवाएं, और ऑप्शन डी है दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक हवाएं। तो दोस्तों आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ हवाएं। दोस्तों जब पछुआ हवाएं 40 डिग्री अक्षांश पर दक्षिणी गोलार्ध में जब चलती है
तीव्र गति से तो उसको गरजती चालिसा कहा जाता है। जब यह 50 डिग्री अक्षांश पे पहुंचती तो उसको प्रचंड पचासा कहा जाता है। और जब यह 60 डिग्री अक्षांश पे पहुंचती है दक्षिणी गोलार्ध में तो इसको चीकती साठा के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य कारण है महासागर का होना, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में अधिकतर जो भाग है वो स्थल भाग है, जिसके कारण जो हवाएं हैं उतनी तीव्र गति से नहीं चल पाती जितने दक्षिणी गोलार्ध में चलती, क्योंकि घर्षण क्रियाएं उत्पन्न होती हैं, जिसके कारण हवाएं का जो गति होती है अवरुद्ध हो जाती है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में स्थल कम होने के कारण वहाँ पर घर्षण क्रियाएं कम होती है, जिसके यह बेरोक से अबाध गति से आगे की तरफ बढ़ती हैं तीव्र गति से। इसलिए इसको उन अक्षांशों पर गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा और चिकती साठा के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्न से कौन सी एक स्थिर गैस नहीं है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्न में से कौन सी एक स्थिर गैस नहीं है? ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है आर्गन और ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड, यह परिवर्तनशील गैस है। ठीक है, जबकि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन ये आपका स्थिर गैस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि निम्न में से निम्न में से कौन सी गैस ओजोन क्षरण के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी है? ठीक है, निम्न में से कौन सी गैस ओजोन क्षरण के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी है? ऑप्शन ए हेलांस, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो दोस्तों ये बहुत बार क्वेश्चन बहुत जगह पूछा गया है, तो दोस्तों आपने इस प्रश्न को उत्तर का चयन कर लिया होगा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, जो मुख्य रूप से ओजोन के लिए बहुत ही घातक होता है। ठीक है, उसके विनाश के लिए। आठवां प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नगरों के ऊपर व्याप्त धुएं का संबंध किस गैस से होता है? नगरों के ऊपर व्याप्त धुएं का संबंध किस गैस से होता है, जिसको हम धूम्र कोहरा भी कहते हैं या धुआं कहते हैं, जहरीली धुआं। ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी है सल्फर डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी है नाइट्रस ऑक्साइड। दोस्तों इसमें ये जो क्वेश्चन है, सबसे अधिक जो गैस पाई जाती है, जो जहरीली धुआं होता है नगरों के ऊपर, औद्योगिक केंद्रों के ऊपर, उसकी बात करा सबसे अधिक इसमें कौन सी पाई जाती है? तो दोस्तों आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, सल्फर डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा नगरीय धुओं में पाई जाती है। अगला देखते हैं नौवां प्रश्न। प्रश्न कह रहा है दोस्तों, अरोरा बोरियालिस एवं अरोरा ऑस्ट्रेलियालिस का संबंध वायुमंडल के किस परत से है? ठीक है, वायुमंडल के परत से है। ऑप्शन ए है क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी है समताप मंडल, ऑप्शन सी है मध्य मंडल और ऑप्शन डी है आयन मंडल। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी आयन मंडल से संबंधित है। आयन मंडल को तापमंडल भी कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में कुछ चुंबकीय क्रियाएं घटित होती हैं, जिससे विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे मुख्य रूप से रोशनी उत्पन्न होती है। इसी को कहा जाता है अरोरा बोरियालिस और अरोरा ऑस्ट्रेलियालिस। उत्तरी गोलार्ध में अरोरा बोरियालिस कहा जाता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में अरोरा ऑस्ट्रेलियालिस कहा जाता है। ऐसी घटनाओं, खगोलीय घटनाओं को, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। ये जो होती है ये खगोलीय घटनाएं होती है, न कि मानवीय घटनाएं होती हैं। 10वां देखते हैं। 10वां कह रहा है दोस्तों, दृश्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम के लिए कौन सी गैस वायुमंडलीय खिड़की का कार्य नहीं करती? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दृश्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम के लिए कौन सी गैस वायुमंडलीय खिड़की का कार्य नहीं करती है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है आर्गन और ऑप्शन डी है ओजोन। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी आर्गन। आर्गन नहीं कार्य करते, जबकि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ओजोन ये तीनों कार्य
करते हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अधिकतर लोग इसको ओजोन मारे होंगे, जबकि ये है आपका सी है आर्गन। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, जो वायुमंडलीय खिड़की का कार्य करती है। ठीक है, स्पेक्ट्रम में। 11वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 11वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, ऊष्मा के निवेश द्वारा ठोस के सीधे तौर पर गैसीय रूप में परिवर्तन की क्रिया को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जा चुका है भूगोल के पेपरों में। ऑप्शन ए है वाष्पीकरण, ऑप्शन बी है ऊर्ध्वापतन, ऑप्शन सी है वाष्पोत्सर्जन, अब ऑप्शन डी है संघनन की गुप्त ऊष्मा। तो दोस्तों आपने इस प्रश्न के उत्तर चयन कर लिया होगा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी ऑप्शन बी ऊर्ध्वापातन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है। 12वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 12वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, किस विद्वान ने वायु की असमान डोलन शक्ति के आधार पर वर्षा सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन ए हैमिल्टन, ऑप्शन बी है नोलेट, ऑप्शन सी है हटन और ऑप्शन डी है फ्रैंकलिन। तो दोस्तों आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी हटन ने। ठीक है, हटन ने मुख्य रूप से वायु के असमान डोलन शक्ति के आधार पर वर्षा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। 13वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। जीटी त्रिवार्था ने वायु राशियों की भौगोलिक अवस्थितियों के आधार पर कितने प्रकारों में विभाजित किया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 5। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए 2 प्रकारों में विभाजित किया है। 14वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 14वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कनाडियन रॉकी पर्वत पूर्वी ढाल क्षेत्र में शीतोष्ण चक्रवातों को किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कनाडियन रॉकी पर्वत पूर्वी ढाल क्षेत्र में शीतोष्ण चक्रवातों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है झंझापत, ऑप्शन बी है हरिकेन, ऑप्शन सी है टॉर्नेडो और ऑप्शन डी है अल्बर्टा लो। तो दोस्तों आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी अल्बर्टा लो कहा जाता है। ठीक है, 15वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 15वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, ब्रिटिश रेनफॉल ऑर्गेनाइजेशन ने सूखे को कितने प्रकारों में विभक्त किया है? ब्रिटिश रेनफॉल ऑर्गेनाइजेशन ने सूखे को कितने प्रकारों में विभक्त किया है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी 3 प्रकारों में विभक्त किया है। ठीक है, 16वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 16वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्न से कौन सा एक चिन्ह तुल्य जलवायु को प्रदर्शित करता है? निम्न में से कौन सा एक चिन्ह तुल्य जलवायु को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए है CF, ऑप्शन बी है CS, ऑप्शन सी है DW और ऑप्शन डी है CW। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है आपका CW। ठीक है, CW को मुख्य रूप से चिन्ह जलवायु प्रदेश या सेंट लॉरेंस जलवायु प्रदेश भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। जबकि CF आपका पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु प्रदेश है और CS होता है आपका भूमध्यसागरीय जलवायु प्रदेश। और आपका जो DW है ये दोस्तों मुख्य रूप से आपका जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं जिसमें आर्द्र होता है उन क्षेत्रों में ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। 17वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 17वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, किस विद्वान ने वायु राशियों के प्रभुत्व के आधार पर विश्व जलवायु का 1969 में वर्गीकरण प्रस्तुत किया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन ए है ओलिवर हिडोर, ऑप्शन बी है GT त्रिवार्था, ऑप्शन सी है पेटरसन और ऑप्शन डी है मिलर। तो दोस्तों आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए ओलिवर एवं हिडोर, ये दोनों विद्वानों ने मुख्य रूप से
वायु राशियों के प्रभुत्व के आधार पर विश्व के जलवायु का वर्गीकरण 1969 में किया था। ठीक है। 18वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। 18वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्न विद्वानों में से यह किस विद्वान का कथन है कि विश्व की जलवायु में भूत में परिवर्तन हुए हैं, अब भी परिवर्तन हो रहे हैं तथा भविष्य में भी परिवर्तन होंगे? ऑप्शन ए है जेम्स हटन, ऑप्शन बी है जे.ई. हॉब्स, ऑप्शन सी ओलियर हिडोरे और ऑप्शन डी है त्रिवार्था। तो दोस्तों आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी जे.ई. हॉब्स ने, ठीक है, कहा था यह कथन। ठीक है। 19वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 19वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक जलवायु परिवर्तन का जैविक संकेतक नहीं है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इस तरह के प्रश्नों का चयन जीडीसी और जीआईसी में किया जाता है, उसी के आधार पर हमने इस प्रश्न का चयन किया है। ऑप्शन ए है औषाधिक निक्षेप, ऑप्शन बी है वृक्ष बलय वृद्धि, ऑप्शन सी है जीवाश्मित पराग और ऑप्शन डी है जंतुओं का वितरण एवं प्रसरण। तो दोस्तों आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए औषाधि निक्षेप। दोस्तों औषाधि निक्षेप ये जैविक संकेतक के नहीं के अंतर्गत, ये भौगोलिक संकेतक के अंतर्गत सब आते हैं। भौगोलिक जो संकेतक होते हैं उसके अंतर्गत आता है, न कि जैविक संकेतक के अंतर्गत। 20वां प्रश्न देखते हैं, इस पाठ का आखिरी प्रश्न, ठीक है, उसको देखते हैं। 20वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 20वां प्रश्न कह रहा है, निम्न से किन दो विद्वानों ने प्लेस्टोसीन महाहिमकाल के समय 4 हिमकालों गुंज मिंडल रीस वुर्म का निर्धारण किया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये भी बहुत सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए है जीन डी कारपेंटियर एवं जॉन प्लेफेयर, ऑप्शन बी है लुई अगासेज एवं जेम्स गिकी, ऑप्शन सी है ए पेंक एवं ब्रुकनर और ऑप्शन डी है वेनेक एवं बर्नहार्डी। तो दोस्तों आपने इस प्रश्न को उत्तर का चयन कर लिया होगा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी ए पेंक एवं ब्रुकनर। ए पेंक जो है वाल्टर पेंक के पिता हैं, ठीक है, उन्होंने, और ब्रुकनर ने मुख्य रूप से गुंज मिंडल रिस बोर्म का निर्धारण किया। और ये निर्धारण किस आधार पर किया गया है? जो नाम है गुंज मिंडल रिस्म बोर्म, ये किसके नाम पे रखा गया था? दोस्तों ये नदियों के नाम पे रखा गया है। ये जो नाम आपको दिख रहे हैं गुंड मिंडल रिस वुर्म, ये नदियों के नाम है यूरोप की। जो आपके नदी है डेन्यू नदी, ठीक है, उसके सहायक नदियों के बावेरियन नदियों के नाम है। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता, हो सकता है आपको मालूम ना हो। ठीक है, जब अच्छे बुकों का अध्ययन करेंगे तभी आपको मालूम चलेगा। अगर आप अच्छे बुकों का अध्ययन नहीं करेंगे तो बहुत सारे फैक्ट आपको मालूम भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों आप अच्छे बुकों का अध्ययन करें और अच्छे कॉन्सेप्ट तैयार करें, जिससे आप आगामी एग्जामों को अच्छे से क्लियर कर सकें। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा 5वां पार्ट का 20 प्रश्न जलवायु विज्ञान का। अगला मैं आपके सामने लाऊंगा समुद्र विज्ञान, उसमें भी हम 5 पार्ट लेके आएंगे, 20 प्रश्नों के 100 प्रश्न। दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल RK जियो वर्ल्ड 0.2 से अगर नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइएगा और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए दोस्तों। ठीक है, जो आपके आने वाले एग्जाम है, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर उत्तर प्रदेश का फिर से करा रहा है, वो है GIC है और GDC है और नेट भी है। ठीक है, और विभिन्न राज्यों के जो आपके TGT PGT है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, कॉलेज लेक्चरर है। ठीक है, उसके लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा दोस्तों। आप हमारी वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें और आपको अच्छा लगे हमारा वीडियो तो उसको सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। ठीक दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।